अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है पाइथन के। ठीक है। ये याद रखिएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तो पहले आपको डेफिनेशन का पता हो। कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या करती हैं कि अगर आपने दो ब्लॉक लिखे हैं पाइथन के कोड के, तो आप चाहते हैं कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो तो ये वाला चले, और अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाला। उसके लिए फिर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। तो पाइथन के अंदर जो इफ और एल्स है, ठीक है, ये आगे भी आएगा। इफ और एल्स है, और इसके अलावा इफ एलिफ एल्स जो है, ये डिफरेंट कंडीशनल स्टेटमेंट्स है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन सब के बारे में बताता हूँ कि ये किन मकासद के लिए यूज होती हैं, और पाइथन में हम इसका कोड कैसे लिखेंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको ये बताया है कि आपने पाइथन का कोड लिखना है तो आप ऑनलाइन एडिटर भी यूज कर सकते हैं जैसे रेपलेट है। आप डेस्कटॉप एडिटर्स भी यूज कर सकते हैं जैसे विजुअल स्टूडियो है। ठीक है। आप जो पाइथन नोटबुक भी यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट तरीके मैंने आपको बताए और उनकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर की हुई है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये इफ एल्स किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। तो इफ की कंडीशन हम कैसे लगाएंगे, तो फर्ज करें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक ए है और एक हमारे पास बी है। ए में हमने 33 रखा, बी में हमने 200 रखा, स्टोर किया। यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगाई इफ की, यानी कि हम ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो फिर ये प्रिंट हो। ठीक है, कि बी इज ग्रेटर देन ए। तो फिर हम इसको लिखेंगे कैसे कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए, और उसके बाद ये डबल कॉलन लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे कम से कम एक स्पेस लाजमी देंगे। कुछ जगह पर टैब के जरिए से भी हो सकता है, कुछ जगह पर स्पेसेस के जरिए। ये एडिटर टू एडिटर वेरी करता है, लेकिन सब में स्पेस जो टैब है वो लाजमी आपने देनी है। ठीक है। अगर आप शुरू से इसको एबल बना लेंगे तो फिर आपको ये कंपेटिबिलिटी इश्यूज नहीं आएंगे। तो आपने कम से कम एक टैब लाजमी देनी है। टैब जो है आपकी कीबोर्ड पर कैप्स लॉक के ऊपर एक की है, उसको दबाएंगे, उसको टैब बोलते हैं। अच्छा, अभी इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो आपके सामने इसकी आउटपुट आएगी। ये असल में डबल कोट्स के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है ये वैसे के वैसा प्रिंट हो गया है। ठीक है। अब अगर बी की वैल्यू हम कम कर देते हैं, बी की वैल्यू हम 20 कर देते हैं, तो अब क्या आउटपुट आएगी? जाहिर बात है ये ए की कंडीशन लगी हुई है। तो बी की वैल्यू 20 है, ए की वैल्यू 33 है, तो 20 इज ग्रेटर देन 30। तो क्या आप समझते हैं कि ये वाली स्टेटमेंट जो है या ये वाली कंडीशन या एक्सप्रेशन जो है ट्रू है? तो जाहिर बात है ये फॉल्स है। जब फॉल्स होगी तो इफ की बॉडी के अंदर जो कुछ लिखा होगा वो प्रिंट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है। अभी आपके सामने है कि यहाँ पर आपको स्क्रीन जो है वो खाली नजर आ रही है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसके ऊपर कोई भी इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो मुझे कुछ नजर आए कि ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल किस तरफ चला गया, तो हम यहाँ पर एल्स की कंडीशन लगा लेते हैं। ये याद रखेंगे कि पाइथन के अंदर जो इंडेंटेशन है ये बड़ा मैटर करती है। इफ के नीचे एल्स लिखना है यहाँ पर आपने। एल्स के बाद फिर एक डबल कॉलन लगाना है, फिर आपने यहाँ पर प्रिंट की कमांड यहाँ पर लिख दें। तो यहाँ पर लिख दें ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है। तो अब ये दो डिफरेंट नंबर है, ए और बी। तो जाहिर बात है एक नंबर छोटा होगा और एक नंबर बड़ा होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों नंबर बराबर भी हो सकते हैं। उसके लिए फिर हम नेक्स्ट टैब में जाके उसका प्रोग्राम चेक करते हैं। तो हमारे पास ये दो नंबर है, ए और दूसरा नंबर बी है।
तो दोनों डिस्टिंक्ट नंबर है, डिफरेंट नंबर है। एक नंबर छोटा है और दूसरा नंबर जो है वो बड़ा है। हम ये चेक करना चाहते हैं कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो हम फिर क्या करेंगे, इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो इसका जवाब जो आएगा वो फॉल्स आएगा। तो अब ये देखें, जब फॉल्स होगा तो इफ की बॉडी के अंदर ये जो स्टेटमेंट हमने लिखी है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, और एल्स वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें लिखा है ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए की वैल्यू 33 है, बी की वैल्यू 20, तो जाहिर बात है ए की वैल्यू ज्यादा है। अब इसको रन करेंगे तो ए इज ग्रेटर देन बी। अब बेटा इसमें एक चीज ये देखें कि एक ब्लॉक ये वाला है और एक ब्लॉक ये वाला है। तो अब हमने इफ और एल्स की कंडीशन लगाकर हम अपनी मर्जी से जो है इसको क्या कर सकते हैं, इस ब्लॉक को चलाएं या फिर इस ब्लॉक को चलाएं। इस एक ब्लॉक के अंदर आप मल्टीपल जो है कमांड्स दे सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर वेलकम लिख दें। ये अपनी तरफ से, यानी कि इफ की बॉडी के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, मल्टीपल कमांड्स पाइथन की लिख सकते हैं, जो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब ये देखिए, मैं बी की वैल्यू ज्यादा कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बी की वैल्यू अब ज्यादा हो गई है। इसको रन करूंगा तो ये दोनों प्रिंट हो गए, क्योंकि इसका जो कोड है ना ये वाला चलेगा। इसको चेक कर लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है इसको। अच्छा, इसमें इंडेंटेशन का इशू आता है, तो ये आपने अपने एडिटर पर चेक करते रहना। ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी इंडेंटेशन मसलन ये ऐसे हो जाएगा, तो अब ये देखिए यहाँ पर एरर देना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इसको टैब से आगे दबाएंगे ताकि वो इफ का पार्ट बन जाए। ठीक है। तो बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो इसलिए दोनों कमांड जो है ना वो चलता है, यानी ये वाला ब्लॉक चलता है। तो इफ एल्स जो है ये असल में हमारे लिए सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं, जो ये सिलेक्ट करती हैं कि किस कंडीशन के ऊपर कौन सा कोड चलाना है और कौन सा कोड नहीं चलाना। तो इफ एल्स का अब आपको यूज का पता चल गया है। अब नेक्स्ट, चूंकि वही वाला टॉपिक है हमारा इसी के अंदर, वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। अब इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। यहाँ पर ये इंडेंटेशन एरर देता है। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी ये एरर आए तो ये इफ की कंडीशन है, इसको बॉडी का पार्ट बनाना है, तो इसमें कम से कम एक टैब देना जरूरी है। ठीक है। अब ये कोड चलेगा। अगर मैं इसको कम से कम एक टैब नहीं देता तो ये एरर देता है। ठीक है। तो चूंकि हमने इसको बताना है, तो ये यहाँ पर इंडेंटेशन एरर दे रहा है। ठीक है। तो आपने जब तक इसकी इंडेंटेशन करेक्ट नहीं करेंगे, इंडेंटेशन से मुराद हायरार्की वाइज उस कोड को नहीं लिखेंगे कि ये इफ का पार्ट है, ये एल्स का पार्ट है, तो फिर ये जाके चलेगा। किसी जगह पर आप स्पेस भी यूज करें, किसी जगह पर टैब भी यूज कर सकते हैं, लेकिन टैब को आप क्या करें, एक अपनी हैबिट बना लें इसको यूज करने के लिए। तो इस वाली स्क्रीन के अंदर आपने जो चीज सीखी है वो ये है कि आपने इंडेंटेशन को जो है वो लाजमी मैटर करना है, इसको करेक्ट अंदाज से लिखना, अदरवाइज आपका पाइथन का कोड नहीं चलेगा और ये एक एरर जनरेट करेगा इंडेंटेशन की। अब नेक्स्ट स्टेप पर अगर आप आते हैं,
तो फर्ज कर ले हमारे पास दो नंबर हैं, दोनों बराबर है। ठीक है। और हमने ये चेक करना है कि कोई से भी दो नंबर है, बराबर भी हो सकते हैं, ए बड़ा हो सकता है या बी बड़ा हो सकता है। तो हमारे पास ये तीन कंडीशन बनेगी। ठीक है। लेकिन अभी फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये दोनों नंबर बराबर है। तो फिर उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, कि इफ बी इज ग्रेटर देन ए, तो जारी बात ये नहीं चलेगा, चूंकि दोनों नंबर बराबर है तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। एल इफ ए इज इक्वल टू बी, इसमें एल सिर्फ पूरा नहीं लिखना आपने, जैसे यहाँ पर एल सिर्फ लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखना। ठीक है, एल इफ लिखना है आपने। तो किसी जगह पर ये रन भी होती है, और आपने देखा है कि आपकी बुक में एलिफ लिखा है, तो आपने एलिफ लिखना है, ELIF। ठीक है। तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। ठीक है, आपने एल सिर्फ नहीं लिखना। आपने जो आपकी बुक के अंदर है, जो गिवन है वो क्या है, ये वाला एलिफ। इसमें एल सिर्फ पूरा नहीं है। ठीक है। तो इसको करेक्ट करता हूँ यहाँ पर। तो चूंकि दोनों नंबर बराबर हैं तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, लिहाजा इसके इस वाला कोड चलेगा, ए एंड बी आर इक्वल है। अब दो नंबर दो तो उसके तीन ही ऑप्शंस बनती है, या तो ए नंबर बड़ा होगा, या ए और बी बराबर होंगे, या बी बड़ा होगा। ठीक है, तीन ही कंडीशंस हो सकती है। तो हमने यहाँ पर दो कंडीशंस लगाई। अगर फर्ज करें यहाँ पे जो है ए बड़ा हो जाए, तो अब तो ये आपकी आउटपुट नजर भी नहीं आएगी। ठीक है। अब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है किस तरफ है। ब्लैक स्क्रीन नजर आएगी हमें। ठीक है। तो अब हमने इसको रिमूव करने के लिए फिर क्या करेंगे, तीसरी एक कंडीशन भी लिखेंगे कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं, तो दोनों नंबर में से एक ए बड़ा है या फिर बी बड़ा है, या ए और बी बराबर हो सकते। ठीक है। तो इस सूरत में 200 जो है वो बड़ा है। तो आप अपने खुद अंदाजा लगाना कौन सी कंडीशन चलेगी। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं, इसको मैं उसका व्यू थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ए की वैल्यू 200 है, बी की वैल्यू 33 है। ठीक है। तो बी इज ग्रेटर देन ए, तो ये फॉल्स है, तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन जो है नहीं चलेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एलिफ चलेगा, ए और बी बराबर है, तो नहीं, दोनों बराबर नहीं है, ये वाली कंडीशन भी नहीं चलेगी। तो जारी बात है आखिर पर एल्स रह गया है, इसमें तो कंडीशन दी नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। तो ए इज ग्रेटर देन बी। तो जारी बात है जब आपके पास दो नंबर हैं, तो या तो दोनों बराबर हो सकते हैं, या दोनों में से कोई एक छोटा हो सकता है। ठीक है। या एक छोटा है या फिर बी छोटा है। तो पहले हमने देखा है कि बी बड़ा है ए से, तो बी इज ग्रेटर। अगर एलिफ ए बराबर है बी के, तो ए और बी बराबर हो सकते हैं, या फिर ए जो है वो बड़ा रह जाएगा। तो ये तीसरी ऑप्शन जो है वो तो जारी बात है पूरी होनी है, जब दो ए बड़ा है बी से, ठीक है, या बी बड़ा है ए से, बी बराबर ए के, तो तीन ही सूरत हाल हो सकती है दो नंबर्स के बारे में। कोई से भी दो नंबर आप सोच लें, या तो दोनों दोनों बराबर होंगे, या फिर ए बड़ा होगा, या फिर बी बड़ा होगा। इस तीन ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आपके टेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपके पास तीन नंबर हो, तो तीनों में से आपने ये देखना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, तो उसकी भी आपने कंडीशन लगा के चेक करके मुझे बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर में से बताया गया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि तीन नंबर हैं, तो इसमें से बताएं तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। अब दो नंबर है, बी इज ग्रेटर देन, बी इज नॉट ग्रेटर देन, हमें ये बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा, छोटा नंबर कौन सा। तो आप इसको बताएं। ये कंडीशन आपके सामने लगी हुई है, इफ एल्स की। ये सिंपल बार बार एक ही पैटर्न पे इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ताकि उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप ओवरकम कर सके, आपको पता हो कि ये इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर
आपने नंबर्स को चेंज करके तो फिर आप देखते रहे, ठीक है। यहाँ पर नंबर्स को चेंज करें और देखिए क्या आता है। इसको 330 कर दे तो बी इज ग्रेटर देन ए। अब इसको मैं 400 करके देखता हूँ, तो जारी बात है ए बड़ा है। तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है, बी इज नॉट ग्रेटर देन ए या ए इज ग्रेटर देन बी। तो दोनों तरीकों से आप एक स्टेटमेंट को दो डिफरेंट अंदाज से बयान कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है कि एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं इफ की कंडीशन को, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी तो प्रिंट करे ये वाला, ठीक है। इसको इस नीचे वाली लाइन पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब तब भी ये आएगा, ठीक है। ये वाला जवाब आ रहा है। और थोड़ा सा डिफरेंस आपने देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। ऐसे लिखेंगे तो फिर क्या आएगा, ये ऐसे आ रहा है। अब इस बात की समझ लगी, तो आप एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इस अंदाज से भी लिख सकते हैं कि वो कहता है कि प्रिंट करो ए को अगर ए बड़ा है बी से, नहीं तो प्रिंट करो बी। तो ये जैसे इंग्लिश लाइक कमांड देते हैं वैसे ही कर। तो मैं यहाँ पर इसकी ए की वैल्यू जो है ना कम कर देता हूँ, तो जारी बात है कि वो क्या प्रिंट करेगा बी को। तो अब ये देखें, वो कहता है कि प्रिंट करो ए अगर ए बड़ा है बी से। तो आप इस कंडीशन को पहले भी लिख सकते हैं, एल्स नहीं तो प्रिंट करो बी को, नहीं तो प्रिंट किसको करो, बी को। तो इसको वन लाइन स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको आप इफ एल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर आप इफ के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट्स भी यूज कर सकते हैं कि अगर ए बड़ा है बी से और सी बड़ा है ए से, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। इसमें दोनों कंडीशंस ट्रू हो गई हैं। कैसे कि ए की जो वैल्यू है वो बी से ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। और सी की वैल्यू जो है वो इससे ज्यादा। क्लियर हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट्स ये क्या है, ट्रू हो सकती है, या यहाँ पर लिख दो कि वेलकम लिख दो। तो आप दो स्टेटमेंट्स के दरमियान में एंड या फिर एक और लॉजिकल ऑपरेटर आपको मैंने पढ़ाया था, और तो दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक एंड में क्या दोनों ट्रू होंगी तो जवाब ट्रू आएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट ए कैपिटल ए ग्रेटर देन बी, तो जारी बात है ये ट्रू है। सी ग्रेटर देन है, ये भी ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि ये एंड लॉजिक यूज हो रही है। तो आप इफ के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, और ये आपकी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आप फिर और लॉजिक भी यूज कर सकते हैं कि आपको अगर कोई 3 नंबर गिवन हो तो आप इफ की स्टेटमेंट वैसे भी लिख सकते हैं कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, और इसमें और का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है। तो प्रिंट क्या करे, एट लीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। दोनों में से कोई एक कंडीशन, यहाँ पे बेशक आप अपना नाम लिखते हैं, मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप इफ के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। आप ये एक स्टेटमेंट है और ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को एक्सप्रेशंस भी बोलते हैं। इसके दरमियान में और भी लग सकता है, एंड भी लग सकता है, और भी जो फंक्शन है वो भी लग सकता है। अगर ये जोर जोर को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको भी आप यूज कर सकते हो, जोर को भी, लेकिन उसके लिए आपको फिर मैं अलहदा से एक प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। उसमें आपको यूज करके बताऊंगा कि वो कैसे यूज करते
इसको यूज करेंगे तो ये मुदस्सर को प्रिंट कर देगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो एल्स लगा के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये मैं टैब्स यूज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें पहले स्पेस थी। मैं कहता हूँ कि जब ये वाली स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हो, एक ग्रेटर देन बी, ठीक है, तो ए को मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। ए इज ग्रेटर देन सी, ए इज ग्रेटर देन सी, नहीं ये भी फॉल्स हो, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी वैल्यू चलती है। तो ये वेलकम आ गया। ये भी ट्रू है, ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। जब मैं इनकी ये वाली वैल्यू चेक करता हूँ, जब ये फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो जब दोनों फॉल्स हो या तमाम इनपुट्स जो है वो फॉल्स हो, तो फिर ये इफ की कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि ये फॉल्स और फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स। ये और लॉजिक मैं आपको करवा चुका हूँ आपके शुरू में चैप्टर्स में जो आती है। और उसके बाद ये प्रिंट करेगा एल्स को, ठीक है। एल्स के अंदर जो बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पर आप नॉट का भी यूज, इफ के अंदर आप नॉट का भी यूज कर सकते हैं। ये पूरी एक स्टेटमेंट बन जाएगी कि इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। इसको ऐसे पढ़ेंगे, इफ ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। तो अब इसमें देखें, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी है तो ये ट्रू होगी, तो ट्रू होगी तो ये चल पड़ेगी, ठीक है। तो आप इफ की कंडीशन के अंदर नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इफ के अंदर आप और भी सब इफ यूज कर सकते हैं, जिसको नेस्टेड इफ बोलते हैं। इफ के बाद ये देखें ये कंडीशन लगाई गई है तो ये एक टैब दी गई है, ठीक है। तो ये एक टैब जो है, ये देखिए ये बिल्कुल इसके बराबर है। मैंने टैब की प्रेस की तो ये से आगे चल गया। इसको भी मैं एक तरफ बैक करता हूँ। मैं चूंकि टैब्स यूज करता हूँ इसकी वजह से अब ये इसका हिस्सा है। तो मैं इंडेंटेशन का बड़ा ध्यान रखता हूँ इसमें, आपने भी रखना है, अदरवाइज आपका प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो अब इसको चला के देखें, इंडेंटेशन का इशू नहीं आना चाहिए, आपको सेट करना चाहिए। एक्स की वैल्यू 19 है, तो सबसे पहले ये इफ चेक हुई है, 19 इज ग्रेटर देन 10, बिल्कुल ट्रू होगी। तो ये सारी की सारी इफ की बॉडी में आ रहा है, इस इफ की बॉडी में, इस वाली इफ की बॉडी में ये सारे के सारा आ रहा है। इंडेंटेशन से पता चल रहा है ये इफ के अंडर है। उसने प्रिंट किया अबव 10 कि इसकी वैल्यू जो है 10 से ज्यादा है। फिर एक्स की वैल्यू कितनी है, 19, 19 इज ग्रेटर देन 20, नहीं फॉल्स है तो एल्स करेगा बट नॉट अबव 20, लेकिन बट नॉट अबव 20 है। और अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू 29 कर देता हूँ, तो अब ये देखें यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो आउटपुट आएगी चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 29 इज ग्रेटर देन 10 ट्रू हो जाएगा तो ये प्रिंट कर देगा अबव 10। फिर इफ 29 इज ग्रेटर देन 20 ट्रू हो जाएगा तो ये वाली चल पड़ेगी, एल्स नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये चीजें आपने साथ साथ जो है ना नोट करते रहना है। वीडियोस को जो है वो आप यूज कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आपने इफ की कंडीशन लगाई और उसके नीचे आपने कोई और नहीं लिखी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट भी नहीं लिखी, तो ये एरर देगा, ठीक है। तो ये एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ वाइल पार्सिंग, ये हालांकि उसकी है, क्या नाम लेते हैं, इफ की, ठीक है, वाइल की नहीं है। तो ये आपने ना अपने इसको पढ़ना है एक दफा। इंटरप्रेटर के ऊपर जो एरर्स आती हैं, एरर्स को आपने स्टडी करना है, ठीक है। एरर्स को जब आप एक दफा स्टडी कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस किस्म की एरर प्रोड्यूस हुई है, तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर कोई स्टेटमेंट नहीं ली। तो आप यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट ना लिखनी हो तो यहाँ पर आप पास लिख दें यहाँ।
ठीक है, और पास को भी क्या करना है आपने, ऐसे करके उस इफ का हिस्सा बनाने के लिए एक टैब लाजमी देनी, अब ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, और ये पास कर देगा, उसका कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट चला जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट कुछ भी नहीं हुआ, अगर कुछ भी ना प्रिंट कराना है तो ये। इसी तरह अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि आपने मालूम करना है कि जो यूजर ने नंबर दिया है वो क्या है, इवन है या ऑड है, तो आप यहाँ पर लिख लें एक्स, एक मेरे पास नंबर है, यूजर से इनपुट ले, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, जारी बात है जब आप इनपुट वैल्यू लेते हैं तो वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो एंटर एनी इंटीजर, इंटीजर वो वैल्यूज होती है जो एग्जैक्ट वैल्यूज होती है। ठीक है, तो अब जब ये वैल्यू लेंगे ना तो ये देखिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेगा आपसे। ठीक है, फाइल पीवर लर्न मॉड्यूल एंड वाइल, इसको मेरे ख्याल में इधर नहीं चलाएगा। जो ऑनलाइन इंटरप्रेटर्स होते हैं उसमें काफी सारे इश्यूज आ रहे होते हैं, हालांकि ये इनपुट ले सकता है। अब इसको इनपुट यहाँ पर भी कर लेते हैं। मेरे ख्याल में इसका जो है यहाँ पर ये नहीं लेगा। हम इसको इस पे चला लेते हैं अपने सीएमडी में, पाइथन लिखेंगे। ठीक है, तो आप इनपुट की कमांड यहाँ पर ले सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू इनपुट एंटर एनी इंटीजर। ठीक है, इसका व्यू मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आपको लग रहा है। ये देखिए, जब मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट ले रहा है, जो भी नंबर मैं एंटर करूंगा वो एक्स में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैं अगर टाइप देखना चाहूँ, इसकी टाइप को प्रिंट करना चाहूँ, इसकी टाइप जो आ रही है वो स्ट्रिंग आ रही है। ठीक है, तो स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर मैं लिखूंगा एक्स इज इक्वल टू, इसको इंट बना दूं। ठीक है, अब मैं इसकी टाइप दोबारा से देखना चाहे, इसकी टाइप क्या है। ये दोबारा से हम इसको ले लेते हैं। तो इसकी टाइप को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, यूजर से जब भी हम कोई इनपुट लेते हैं ना तो वो टेक्स्ट होती है। ठीक है, इसको उसको आपने एक्स में स्टोर कर दिया है तो क्या हुआ, वो उसकी टाइप स्ट्रिंग ही रहती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए फिर आप ऐसे लिखेंगे। अच्छा, ये इसके ऊपर भी है, मैं फिर आपको इस तरह करता हूँ, जुपाइटर का भी थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि जुपाइटर के ऊपर भी आपका थोड़ा साथ सीधा हो। वैसे आपने किसी भी फोल्डर के अंदर, जब आपने जुपाइटर इंस्टॉल किया होगा, जुपाइटर नोटबुक लिखेंगे। ठीक है, और ये चल पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपके सिस्टम में जुपाइटर नोटबुक इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको अब दूसरी या तीसरी वीडियो देखी है, उसके अंदर मैंने आपको बताया हुआ है कि जुपाइटर को आपने कैसे इंस्टॉल। अभी थोड़ी देर तक ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई थी। यहाँ पर आप नई फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। असल में मैंने अपने सिस्टम पे काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल की, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। आप लोगों ने क्या करना है कि फ्रेश सिस्टम के ऊपर आपने इंस्टॉल करना है ताकि आपको कोई और इश्यू ना आए। ठीक है। तो चूंकि आप बिल्कुल न्यू यूज़र हैं तो हम तो हैंडल कर लेते हैं अभी, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा इश्यू होगा। अब यहाँ पर मैंने नंबर जो है ना, यहाँ पर करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है कि मेरे पास एक्स एक वेरिएबल है। ठीक है। इसमें उसको मैंने इंटीजर बनाया और यूजर से इनपुट ली। इनपुट के लिए मैंने क्या लिखा, इनपुट, और उसके बाद एंटर एनी इंटीजर। ठीक है। तो जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ये शो करेगा कि ये वाला है। फिर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ कि if जो नंबर यूजर ने एंटर किया है इसको अगर डिवाइड करें 2 से, और ये किसके बराबर आता है, 0 के। ठीक है। तो अभी इसको चलाते हैं, अभी नंबर मैंने दिया। तो ये प्रिंट क्या करे, नंबर यू एंटर इज इवन नंबर, इज इवन नंबर। जारी बात है, जिस नंबर को हम 2 पे डिवाइड करें और उसका रिमाइंडर 0 बच जाए, 0 के बराबर आ जाए। ठीक है। उसके बाद एल्स लिखेंगे। जारी बात है, अगर वो नहीं है तो फिर क्या होगा, वो नंबर इवन नहीं होगा, वो नंबर ऑड होगा, इज ऑड नंबर। तो नंबर हम कोई पुट करते हैं जनाब जी 25। ठीक है। 25 के बाद इसको फिर रन करते हैं, नंबर यू एंटर्ड इज ऑड नंबर। इसको फिर आप एक दफा चलाएं, यहाँ पर लिखें 24। ठीक है। इसको एंटर करें। उसके बाद इसको फिर रन करें इस कोड को, तो नंबर यू एंटर्ड इज इवन नंबर। तो हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, 1 2 3 4 5 लाइनों का, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर जो हमने एंटर किया है ये इवन है या ऑड है। और अगर हमने ये देखना हो कि ये नंबर का जो है, क्या नाम लेते हैं, ये अगर यूजर से पूछूं कि आप अपने बर्थ का जो एयर है वो एंटर करें, तो मैं एक यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, बर्थ एयर। ठीक है। तो यूजर से एंटर योर बर्थ। असल में ये अब हम जो प्रोग्राम बनाने लगे हैं इसमें हम ये पूछ रहे हैं कि यूजर, कोई भी यूजर है, ठीक है, कोई भी यूजर है तो वो अपनी इंफॉर्मेशन डालता है कि जो इसकी डेट ऑफ बर्थ है उसमें से जो उसका ईयर है वो एंटर करना चाहता है। तो जो भी वो एंटर करेगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर मैं हुआ हूँ 1981 में, तो मैं इसको एंटर करूंगा तो ये यहाँ पर 1981 मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। मैं अगर इसको ये देखना चाहता हूँ कि जिस जो मैंने एंटर किया है ईयर, क्या वो लीप ईयर था या नहीं, तो मैं इसमें चेक करता हूँ। तो इसका फार्मूला जो आपने यहाँ पर लगाना है, जो प्रोग्राम की लॉजिक बनानी है वो ये है कि आपने इफ लगाना है। इफ को आपने किस पे डिवाइड करना है, अगर इफ को, अगर बर्थ ईयर आपके पास जो है उसको 4 पे डिवाइड करें, अगर वो 0 के बराबर आता है, और एंड बर्थ ईयर को 100 पे डिवाइड करें, इस पे 100 पे डिवाइड करें,
और वो जीरो के बराबर नहीं आता, तो फिर हम यहाँ पर लिखेंगे। ये मैं लिखने से बचने के लिए यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला लीप ईयर होगा। ठीक है, और एल्स में क्या होगा, इज नॉट लीप ईयर। लीप ईयर की जब आप गूगल से डेफिनेशन पढ़ते हैं, जो 4 पर डिवाइड हो लेकिन 100 पर डिवाइड ना हो, पूरा पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, तो वो लीप ईयर होता है। तो इस कोड को मैं चलाता हूँ, तो रन करता हूँ, तो ये बताता है कि ये सिंटेक्स एरर है, बताता है इसका सिंटेक्स है। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, बर्थ ईयर आपने लिखना है। आपने फिर यूजर से इनपुट लेनी है कि आप अपना बर्थ ईयर एंटर करें। उसके बाद आपने दो कंडीशन लगानी है कि वो न जो एयर है वो लीप एयर है या नहीं। अगर कोई भी एयर उसको आप 4 पे डिवाइड करें और वो 4 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, उसके बराबर रिमाइंडर कितना है, जीरो आ जाए, एंड बर्थ ईयर को 100 पे डिवाइड करने के बाद वो जीरो ना आए, तो वो लीप ईयर होता है। ठीक है, अगर आप गूगल से इसकी डेफिनेशन सर्च कर लें तो आपके लिए आसानी रहेगी। ठीक हो गया। तो अब इसको जब आप रन करते हैं, तो ये आपसे लीप ईयर पूछता है कि आपका बर्थ ईयर पूछता है, तो आप लिखते हैं कि मेरी बर्थ ईयर 2004 है, तो ये इस बताता है कि दिस इज अ लीप ईयर। और इसको दोबारा से रन करें, और आप अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ मैं, इसको रन करता हूँ। ये स्लो हो गया जरा, इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी ये देखें, यहाँ पर आपसे इनपुट ले रहे हैं, तो आप मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है उसका एंटर किया, उसको एंटर किया, तो उसने बताया इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ये लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, अभी तक आपने इफ एल्स को यूज करना सीख लिया। ये वेबसाइट है W3 स्कूल्स की। यहाँ पर आपने W3 आना है और यहाँ पर पाइथन पे क्लिक करना है। पाइथन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इफ एल्स को क्या करना है, क्लिक करना है। ये जिस जगह पर इफ एल्स है, इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इफ एल्स ये वाला लिंक, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपके सामने खड़ा कर देना है। और जो एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है उसको भी एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है, और ये सारी चीजें आपने पढ़नी है साथ साथ। अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बेटा मसला बनेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा तेजी के साथ काम करेंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी इसको कवर कर सकें। ठीक है, तो ये इफ को मुख्तलिफ तरीकों से यूज किया जा सकता है। इसके अंदर से कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो को जो है उसके डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। सॉरी, कमेंट्स के अंदर जो है ना इसको पूछते हैं, ताकि आपके लिए मैं आंसर दे सकूं।